गुड इवनिंग क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हमारा सोशियोलॉजी पेपर 2 का 19th लेक्चर, जिसमें हम अग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। और इसमें आपके दो टॉपिक हैं, एवोल्यूशन ऑफ लैंड टेन्योर सिस्टम और लैंड रिफॉर्म्स। तो इसके साथ ही हमारा जो ये थर्ड चैप्टर था, रूरल एंड एग्रेरियन स्ट्रक्चर, तो ये दो लेक्चर ख़त्म होने के बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कास्ट सिस्टम। तो हम इसमें देखते हैं भी, जब मैं एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि सबसे पहले हमें अग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो वो सोशल स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करेंगे। भी एक ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन सोसाइटीज़ की, जहाँ पे जो प्राइमरली जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इकोनॉमी है, वो किसके बेसिस पे है, एग्रीकल्चर पे है। तो जो ये एग्रीकल्चर है, जो एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटीज़ थी, तो आपको पता होगा पहले हंटिंग गैदरिंग होने लगी, फिर जैसे जैसे एग्रीकल्चर की नॉलेज आई तो एक एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर सारी ह्यूमन सोसाइटीज़ में इवॉल्व हुई है। तो जो एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो भी लैंड ऑनरशिप कौन कर रहा है और उसका यूज कैसे हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर कैसे है उसमें भी, मतलब कौन लैंड ऑनर्स हैं, कौन वहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनके जहाँ, और लैंड, और वहाँ पे सोशल हायरार्की क्या है, क्योंकि जिनके पास लैंड होती है उनकी सोशल हायरार्की में पोजीशन ज़्यादा अच्छी होती है, जिनके पास नहीं होती लैंड तो उनकी जो सोशल हायरार्की में पोजीशन होती है वो लोअर होती है। किनशिप एंड फैमिली के रिलेशनशिप्स को जो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। रूरल लाइफस्टाइल जो अग्रेरियन सोसाइटीज़ का है, वो मोस्टली रूरल लाइफस्टाइल होता है, क्योंकि रूरल कम्युनिटीज़ में ज़्यादा की जाती है जो अग्रेरियन जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। तो वो डिफाइन करता है कि सोशल नॉर्म्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, ट्रेडिशन क्या हैं। और आपको पता होगा जहाँ पे एग्रीकल्चर है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिशन और कंजर्वेशन, जो कंजर्वेटिव जो होता है, कल्चर प्रिजर्वेशन होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बेसिक एक करेक्टरिस्टिक्स है आपको सिंपल सा आइडिया देने के लिए। तो ये इसकी, क्योंकि पीपीटी तो आपको मिल ही जाएगी, ये सारे नोट्स हैं, तो इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो लेकिन अब हमारा क्या है, डेफिनेशन ऑफ लैंड टेन्योर सिस्टम और लैंड रिफॉर्म, क्योंकि दो लेक्चर हैं। तो लैंड टेन्योर सिस्टम क्या है, एक फ्रेमवर्क है, लीगल सोशल और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसके थ्रू डिसाइड करते हैं भी जो किसके इस पे लैंड के लैंड राइट्स क्या हैं, भी आपके जो लैंड को कैसे यूज कर सकते हो, ऑनरशिप क्या है, यूजेस क्या है, जो कि रेगुलेट और इन्फोर्स की जाती है सोसाइटी में, जो कि गवर्नमेंट एक तरह का इन्फोर्स करती है। और लैंड रिफॉर्म्स क्या हैं, लैंड रिफॉर्म जो पॉलिसीज, जो एक्शन जो गवर्नमेंट लेती हैं, क्योंकि कुछ इश्यूज होते हैं लैंड ओनरशिप को लेकर, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, लैंड यूसेज को लेकर, इसको कौन ऑन करेगा, कैसे क्या यूज होगा। तो सब उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए जो लैंड रिफॉर्म होते हैं, और उनका मेन जो एम होता है, एक तो सोशल जस्टिस प्रमोट करें, एक हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करें, और एक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करें। तो ये लैंड टेन्योर सिस्टम था एंशियंट इंडिया में। तो अब हम देखेंगे इसकी एवोल्यूशन, क्योंकि हम इसको देखेंगे एंशियंट इंडिया में कैसा था, तो फिर हम देखेंगे मेडिएवल इंडिया में क्या था, और फिर देखेंगे मॉडर्न इंडिया जो कि ब्रिटिश पीरियड को से शुरू होता है, तो उसमें देखेंगे। तो जो लैंड टेन्योर सिस्टम था, तो आपको पता होगा, जिसको कार्ल मार्क्स ने बताया, जिसको कार्ल मार्क्स ने बताया था प्रिमिटिव कम्युनिज्म, भी जहाँ पे जो लैंड पे प्राइवेट ऑनरशिप का कंसेप्ट नहीं डेवलप हुआ था, क्योंकि ट्राइब्स होती थी, हंटिंग गैदरिंग होती थी, तो एक तरह का कॉमन कहते थे भी ये तो नेचर का गिफ्ट है ह्यूमैनिटी को, और सारे ट्राइबल ग्रुप्स कॉमनली इसको ऑन करते थे। तो जैसे जैसे आपको पता है हंटिंग गैदरिंग से एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, लोग एग्रीकल्चर करने लगे, तब इंडिविजुअल ऑनरशिप का कंसेप्ट एक डेवलप हुआ। तो वैदिक पीरियड में जो था, तो अर्ली जो आपको पता होगा वैदिक पीरियड में भी दो है, ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड, जो ऋग्वैदिक पीरियड था, वो मोस्टली क्या था, हंटिंग गैदरिंग, जहाँ पे जनरल कंसेप्ट था, ट्राइब का कंसेप्ट था। तो जो लैंड थी वो कलेक्टिवली ऑन करते थे। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर लोग प्रैक्टिस करने लगे 1000 BC, क्योंकि जहाँ पे आयरन की डिस्कवरी हो गई थी, तो जहाँ पे दो चीज़ें बनी थी आयरन की डिस्कवरी से, प्लाव और एक्स
तो प्लाव से लोग क्या करने लगे, खेती बाड़ी करने लगे और एक्स से जंगलों को काटने लगे ताकि एग्रीकल्चर के लिए और लैंड हो। तो इस तरह क्या हुआ, तो लैंड जो ऑनरशिप थी वो मीन्स एक तरह का जो प्राइवेट लैंड ऑनरशिप का कंसेप्ट धीरे धीरे डेवलप हुआ। आर्यंस के आने के कारण क्या हुआ, क्योंकि लैंड की शॉर्टेज कम होने लगी, जो लैंड की शॉर्टेज थी वो ज़्यादा बढ़ने लगी, तो उन्होंने फिर क्या हुआ, जहाँ पे जो लैंड ऑनरशिप का ट्रांसफ़र था भी एक बंदे के नाम से दूसरे बंदे के नाम पे लैंड, वो भी एक तरह का फ्रिक्वेंट होने लगा। मौर्यन में जो लैंड होल्डिंग्स थी वो दो तरह की थी, राष्ट्र लैंड होल्डिंग और सीता टाइप। तो राष्ट्र लैंड होल्डिंग जो लार्ज एक्सटेंट थी, इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट मशीनरी इन देयर इंटरनल फंक्शनिंग एडमिनिस्ट्रेशन। और सीता टाइप कौन सी थी, जो कि ट्राइब्समैन की हेल्प से जो फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया गया था। तो एक्चुअली ये बेसिक आइडिया है, क्योंकि हमारा जो हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है, सोशोलॉजी ऑप्शनल है, तो बेसिक हमने ओवरव्यू देखना है, तो उसको जल्दी जल्दी से हमने देखना है। तो गुप्ता पीरियड में भी 4 डिफरेंट तरह के लैंड टेन्योर सिस्टम थे, निविदम्स, निविधर्मा, अपाधर्मा एंड भूमि चिद्रन्या। बहुत डिफिकल्ट नाम है। तो ये क्या थे, तो इसका भी आप पीपीटी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये 4 जो हैं बस आपको एक तरह का याद होगे तो भी ठीक है, नहीं याद हुए तो भी ठीक है, जस्ट 4 नेम आप लिख देना। तो मेडिएवल टाइम्स में जब दिल्ली सुल्तान का टाइम आया तो वहाँ पे लैंड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। इकता लैंड, जो लैंड ऑफिशियल को डिसाइड वो की गई थी, साइन की थी, उसको बोलने लगे इकतास। खालिसा लैंड क्या थी, जो कि क्राउन लैंड थी, जो कि सुल्तान के अंडर थी और जिसके जो रेवेन्यू थे वो किसके लिए थे, तो मेंटेनेंस ऑफ रॉयल हाउस होल्ड। और एक इनाम लैंड थी जिसको मदद मास कहते थे। तो ये लैंड किसको देते थे, इनाम लैंड को रिलीजियस लीडर को देते थे। मुगल्स के अंदर जो लैंड 3 तरह के सिस्टम डेवलप हुए, जब्त सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम और मनसबदारी सिस्टम। तो जब्त सिस्टम क्या था, अकबर ने इसको किया था। तो अकबर को क्या था भी, जो अपने लैंड रेवेन्यू कलेक्शन है उसको स्ट्रीमलाइन करना है, तो वहाँ पे उसने लैंड को मेजर किया और 3 कैटेगरीज में उसकी जो लैंड की फर्टिलिटी थी उसके बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पुलाज जो कि हर साल कल्टीवेट होती है, परुत्ती जो कि अल्टरनेटिव ईयर को कल्टीवेट करते हैं, चचर बंजर जो कि अनकल्टिवेटेड है 3 साल के बाद। तो जहाँ पे जो रेवेन्यू था, एवरेज यील्ड और प्राइस जो था उसके बेसिस पे कैलकुलेट होता था और वो 10 साल के लिए फिक्स रहता था। मतलब जो लैंड रेवेन्यू था, जो एवरेज यील्ड और प्राइस ऑफ पास्ट 10 ईयर्स के बेसिस पे इसको डिसाइड करते थे, जिसको बोलते थे दसमई सिस्टम। तो ये क्या था, मोर स्टेबल था, यूनिफॉर्म था, जिसके कारण स्टेट को जो रेवेन्यू था बहुत इकट्ठा हो जाता था। नेक्स्ट है जागीरदारी सिस्टम। अब देखिए, एक जागीरदारी सिस्टम है, एक मनसबदारी सिस्टम है। तो जागीरदारी जो सिस्टम है वो तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, और जो मनसबदारी सिस्टम है वो मिलिट्री रैंकिंग सिस्टम है। तो जागीरदारी सिस्टम में क्या होता था, जागीर देते थे जो महाराजा थे अकबर, तो ये भी अकबर ने लॉन्च किया और मनसबदारी सिस्टम भी अकबर ने लॉन्च किया था। तो जागीरदारी में नोबल मैन और गवर्नर को वो देते थे लैंड, भी आपने इस पर टैक्स कलेक्ट करना है, और उसके बदले में क्या था भी जो नोबल मैन या गवर्नर जो भी थे इनको एक फिक्स रेवेन्यू देना पड़ता था। अब गवर्नर की जिम्मेदारी है, नोबल मैन की जिम्मेदारी भी उस पर कैसे वो इकट्ठा करते हैं, तो उसको जमींदार बोलते थे। तो मनसबदारी क्या था भी, एक तरह की लैंड ग्रांटी थी, लेकिन ये मिलिट्री के ऑफिशियल को देते थे। तो इसका भी मेन क्या था भी, अकबर ने एक प्रोफेशनल आर्मी क्रिएट करनी थी जो कि एम्परर अकबर के वफादार रहे। तो इसीलिए आप देखोगे भी अकबर का जो साम्राज्य था अकबर का, तो वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। अगर आप इसको देखोगे, इतनी ज़्यादा उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, और जो मुग़ल साम्राज्य था उसको पूरे पैन इंडिया एक एम्पायर बनाया। तो उसका कहीं ना कहीं रीजन ये मनसबदारी सिस्टम भी था। तो इकता सिस्टम की जो आपको बताया मैंने, क्योंकि जो दिल्ली सुल्तान के बाद अकबर से पहले तो जो इकता सिस्टम था उसको भी उन्होंने अपने आप के पास रखा। तो फिर ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद आपने पता होगा मुगल्स के बाद फिर कौन आए, ब्रिटिशर।
200 साल इन्होंने देश पे रूल किया, 200 ईयर्स के लिए देश पे रूल किया। इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज इन्होंने लॉन्च की। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, और जहाँ पे उनको लैंड रेवेन्यू राइट्स मिले जब बैटल ऑफ बक्सर में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई। तो वो मतलब उनका कुछ रेवेन्यू स्ट्रीम लाइन नहीं था, तो फिर एंड में इन्होंने अपने कुछ टेन्योर, जो लैंड टेन्योर सिस्टम थे वो लॉन्च किए, और फर्स्ट सिस्टम था जमींदारी सिस्टम। तो ये किसने था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लॉन्च किया था 1873। क्योंकि ये लॉन्च करने का मकसद यही था, क्योंकि जो लैंड के रेवेन्यू आ रहे थे पहले वाले सिस्टम के थ्रू, वो काफ़ी कभी तो काफ़ी ज़्यादा आ जाता था, कभी काफ़ी लो रेवेन्यू आता था। तो ऐसे जिगजैग पोजीशन में रेवेन्यू आता था। तो उसके कारण क्या था कि ये प्रॉपर एक्सेस नहीं कर पाते थे भी हमें क्या पॉलिसीज करनी है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लॉन्च किया। इसको बंगाली सेटलमेंट भी बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं। ईस्टर्न इंडिया में लॉन्च किया था। तो इन्होंने क्या था, ज़मींदारी सिस्टम में भी जो लैंड थी वो एक ज़मींदार को दे दी, उस पर किसान वो कर रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, और इसका जो लैंड रेवेन्यू था वो परमानेंट फिक्स कर दिया गया। तो परमानेंट फिक्स करने से क्या हुआ भी, जो एक तरह का प्रॉपर वो आ गया, भी एक स्ट्रीम लाइन हो गया। और ज़मींदारी जहाँ पे जो हेरिडिटरी सिस्टम नहीं था भी, अगर ऐसा नहीं था भी बाय बर्थ एक था, अगर आप ये लैंड पे इतना जितना रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, अगर दे सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं दे सकते तो ये लैंड ट्रांसफरेबल थी, किसी और को दे देते थे। तो इसमें क्या हुआ, तो जब ये लैंड, तो इसमें क्या हुआ, जो ज़मींदार थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे किसानों को। और जहाँ पे एब्सेंट लैंडलॉर्ड उनका भी कंसेप्ट आया, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड था, जो ज़मींदार था, वो शहर में रहता था, तो वो किसी को अपॉइंट कर देता था। अब देखिए इसमें लेयर्स बनने लगी, एक ज़मींदार, उसके नीचे अगला ज़मींदार, उसके नीचे अगला ज़मींदार। तो काफ़ी ज़्यादा एंड में क्या होता था, किसान बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होता था, और किसान को रेवेन्यू देना पड़ता था। अगर नहीं देता था तो उस पे भी क्या था, उस उसको कल्टीवेशन का जो राइट था उससे छीन लेते थे। तो ब्रिटिशर ने ये क्यों लॉन्च किया, एक तो उनको देखो खुद अपना वो नहीं करना था, उनको क्या था, एक बंदा चाहिए था जमींदार, वो रेवेन्यू इकट्ठा करेगा और उसको दे देगा। और उनके कारण क्या हुआ, एक लॉयल क्लास भी डेवलप हुई उनके कारण, जो जमींदार की थी। क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में अगर आपने देखा होगा, तो 1857 के रिवोल्ट में यही हुआ था भी, क्या हुआ भी, कुछ जो वो थी, वो रिवोल्ट फेल होने का कारण ही ये रीजन था भी, जो कुछ क्लासेस थी वो ब्रिटिशर के लिए लॉयल थी। फिर आया महलवाड़ी सिस्टम। अब आप देखिए जहाँ पे जमींदार है, तो जमींदार का क्या है, जैसे देखिए जब ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये जमींदार था, और ये सिंपल इनसे जो क्या थे, पीजन से उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करता था। तो जमींदार के पास हो सकता है विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3, विलेज 4 भी, काफ़ी सारे गांव हो सकते थे। तो महलवाड़ी में क्या हुआ, सिंपल सा कंसेप्ट था, महलवाड़ी में ब्रिटिश गवर्नमेंट है, तो महल मतलब गांव, एक गांव का जो हेड था, तो एक गांव पूरा रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। तो जो विलेज की कम्युनिटी थी, जो एल्डर थे, या हाई कास्ट नॉबल्स थे, तो ये इनकी जिम्मेदारी होती थी भी रेवेन्यू इकट्ठा करके देना है। तो ये कहाँ पे था, नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में। रियायतवाड़ी में क्या था, अब देखिए रेवेन्यू कौन दे रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीधा किसान से रेवेन्यू ले रहे हैं, रियायत से रेवेन्यू ले रहे हैं। तो ये लॉर्ड थॉमस मुनरो ने किया था, सर थॉमस मुनरो ने, और ये मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में काफ़ी ज़्यादा फेमस वो था, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये आप जब इसको मैप बना सकते हो, तो वो जो एक लास्ट पीपीटी में एक जो 1793 में लॉन्च किया गया था, तो ये थोड़ी सी पीपीटी में मिस्टेक हो गई थी। तो ये देखिए, तो ये एक आप जो है ऐसी डायग्राम बना सकते हो भारत का नक्शा। तो उसमें जो दिखा दो, महलवाड़ी ये नॉर्थ इंडिया में था, ये ईस्टर्न इंडिया में, और रियायतवाड़ी ये साउथ इंडिया में था। तो इस तरह का अगर डायग्राम बना दोगे, क्योंकि ये नितिन सांगवान सर की बुक से ली है, तो इसके आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो इम्पैक्ट क्या हुए जो ब्रिटिश ने आपने लॉन्च किए थे लैंड टेन्योर सिस्टम, तो मास पावर्टी,
पॉपुलराइजेशन ऑफ मास्टर, क्योंकि बहुत एक्सप्लॉइटेटिव लैंड टेन्योर पॉलिसीज थी। इसी के कारण जो फ्रीडम फाइटर थे, जो नेशनल लीडर थे, जब फ्रीडम स्ट्रगल की बात हो रही थी तो उन्होंने एजेंडा था एक, भी जब देश आज़ाद होगा तो हम लैंड रिफॉर्म करेंगे, ताकि जो इनके जो इल इम्पैक्ट्स हैं, जो ब्रिटिशर्स ने अपने जो इनको लॉन्च किया है लैंड टेन्योर सिस्टम को, उनके हम इल इम्पैक्ट्स को मिटिगेट कर सकें, तो जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको जो लेक्चर पसंद आया होगा और लेक्चर के डाउट जो होंगे क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू क्लास।